अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव स्टार्टेड द न्यू थीम 7। थीम 7 में कल का जो लेक्चर था वी डिस्कस्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस एज वेल एज वी लुक इनटू द जस्ट हैव द ट्रेलर ऑफ द फर्स्ट यूनिट this medieval period. Now today we are going to discuss a new topic, that is the revival of Italian stees. Now this is in a sense very important because यहाँ जो हम Renaissance की बात करते हैं या ह्यूमनिस्टिक कल्चर की बात करते हैं वो इटालियन स्टीज से ही स्टार्ट हुआ है। अब उसके पीछे कुछ रीजंस और वहाँ कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से वहाँ हम देखते हैं चेंज आई है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ जो है फिर से रिकॉल करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब हम रोम को देखते हैं, जब हमने रोमन एम्पायर को पढ़ा था तो वहाँ पर उसकी जो क्रोनोलॉजी थी, उसका जो काम करने का तरीका था या उसका जो डिफरेंट वहाँ पर रिजीम्स आई थी, उनको फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि हम जो इटली की अब बात करेंगे, हम जो इटली में अब रिवाइवल ऑफ स्टीज की बात करेंगे, अब किस तरह से वहाँ पर चेंज आ रही है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट रोमन एम्पायर इन ए सेंस वंस मोर। नाउ अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रोमन एम्पायर व्हेन वी वर डिस्कसिंग रोमन एम्पायर, द रोम itself was the name of the Roman civilization or the Roman empire itself was given by ruler Romulus. तो वो जो पहले रूलर थे रोमिलस जो थे, उन्होंने सबसे पहले रोम के जो टाउन को फाउंड किया था 1753 में। अब 1753 में हम देखते हैं रोमन एम्पायर में वहां से किंगशिप का रीन स्टार्ट होता है। 753 से 509 तक हम देखते हैं 7 जो है 7 किंग्स केम वन आफ्टर द अदर। तो ये किंगशिप का टाइम रहा था रोमन एम्पायर में। तो अभी ये रोमन एम्पायर इन ए सेंस नहीं बनी थी, अभी यहाँ पर किंगशिप का रूल स्टार्ट हुआ था जो रोम का जो एरिया है। और ये जो है छोटे से एरिया पर वहां पर जो रोमन आज का जो इटली आप देख रहे हो वहां पर ही ज्यादातर फैली थी। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं, 509 में हम देखते हैं यहाँ रिपब्लिक स्टार्ट हो जाता है। तो रोमन रिपब्लिक में हमने देखा था कि रोमन रिपब्लिक को कौन रूल करते थे, गवर्न करते थे, इट वाज गवर्न्ड बाय द सेनेटर्स। तो वो जो सेनेटर होते थे जो पावर को डिवाइड करते थे और उसके बाद रूल करते थे, तो वो उसका पीरियड भी कंसिडरेबल अमाउंट तक रहा है। नाउ सेनेटर्स के रूल के बाद हम देखते हैं इसके आखिर पर जो रूलर आए थे जिनका नाम जूलियस सीजर था, उनको हम देखते हैं वो थोड़े ऑटोक्रेट बनना स्टार्ट होते हैं या वो अपने पावर्स जो है ज्यादा एक्सरसाइज करने स्टार्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम देखते हैं उसकी असैसिनेशन होती है, ही वाज किल्ड। नाउ 509 से हम देखते हैं 227 BC तक, 509 से 27 BC तक हम देखते हैं रोम जो है वो एक रिपब्लिक रहा, रोमन रिपब्लिक हम जिसको कहते हैं। रोमन रिपब्लिक की क्या खासियत है, उसकी खासियत यह है कि यहां पर कोई अलग से रूलर नहीं था, बल्कि पावर जो था, गवर्नमेंट जो थी वो डिवाइडेड थी, डिफरेंट जो है सेनेटर्स थे उनमें, तो पावर वेर डिवाइडेड। अगर कभी कोई हमला होता था, कोई मिलिट्री एक्सपेडिशन करना होता था, उस वक्त को फॉर टाइम बीइंग ए मिलिट्री हेड चुनते थे जो लीड करता था उस आर्मी को, फिर लेटर ऑन फिर से उसको डिसॉल्व किया जाता था। नाउ दिस वाज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वी हैड इन द रोमन रिपब्लिक। नाउ रोमन रिपब्लिक को जो हम देखते हैं 27 BC में जूलियस सीजर जो है उनका जो हम देखते हैं उनको असैसिनेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि इन्होंने ज्यादा जो है पावर को कंट्रोल किया था। और इस वजह से असैसिनेशन के बाद उनको लगा था कि हम रोमन रिपब्लिक को फिर से रीइंस्टेट कर सकते हैं, बट बिकॉज इंस्टेड ऑफ दैट सिविल वॉर ब्रोक आउट इन रोम। तो उस वजह से सिविल वॉर वहां पर सिविल वॉर की जो है इरप्शन होगी और ऑक्टेवियन जो है वो एक रूलर इमर्ज होते हैं। ही वाज द सन ऑफ और वी कैन से अडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर, और उसकी जो है उसी को फिर नाम रखा गया था ऑगस्टस। सो ही बिकेम द फर्स्ट एम्परर वी कैन से ऑफ द रोमन एम्पायर। तो एम्परर जो है रोमन जो हम पहले किंगशिप को देखते हैं, फिर रोमन रिपब्लिक को देखते हैं, उसके बाद 27 से हम देखते हैं रोमन एम्पायर स्टार्ट होती है। मैं आपको ये सब चीजें क्यों फिर से रिकॉल करा रहा हूं, बिकॉज इट हैड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर टॉपिक। बिकॉज ये जो इटली का रिवाइवल होना है ये तब तक हमें समझ नहीं आ सकता जब तक ना हम रोम की हिस्ट्री को फिर से अपने दिमागों में ताजा करें, फिर से वो अंडरस्टैंडिंग, फिर से वो क्लियरेंस आ जाए हमें कि रोम में जो है कौन सी सिविलाइजेशन थी और
आफ्टर द फॉल ऑफ रोम वहां फिर से किस तरह से जो है रिवाइवल, रिनासेंस, ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट, जो ये मॉडर्न मैन का कॉन्सेप्ट है वो वहां पर किस तरह से स्टार्ट हो रहा है। नाउ यहां हम देखते हैं 27 BC से जो अब रोमन एम्पायर स्टार्ट हो गई, फॉर्मली हम देखते हैं ऑगस्टस आते हैं, और उसके बाद ये पावर जो है एक एम्पेरर के पास रहना स्टार्ट हुआ। नाउ सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं बहुत सारे एम्पेरर्स आए हैं इसमें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें क्या होता है कि रोमन एम्पायर डिवाइड हो जाती है। वी हैव डिस्कस्ड इट, द स्प्लिट ऑफ रोमन एम्पायर बिटवीन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। नाउ ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो रोम का जो पार्ट था वो उसमें चला गया, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है उसमें रोम का पार्ट चला गया, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की। नाउ देयर इज ए डिवीजन इन रोमन एम्पायर। ये कब होता है? 395 CE में। 395 में हम देखते हैं रोम जो है वो स्प्लिट हो जाता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एम्पायर में। अब जो ईस्टर्न एम्पायर थी जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की वो कहां चले जाते हैं? वो वहां जिसको हम कहते हैं आज का कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल जो आज का है, उस वक्त उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो वहां पर एक जगह है बाइजेंटाइन, उसके नाम पर उस एम्पायर को फिर लेटर पीरियड में बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना गया। अब बाइजेंटाइन एम्पायर अलग है और यहां जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है ये अलग से अब रूल कर रहे हैं। नाउ यहां हम देखते हैं रोम जो है वो इंपीरियल रोम जो था जहां पर मेन रूलर्स थे वो उनसे अलग हो गया। ना उसके कुछ रीजंस भी देखते हैं वो हम आगे भी देखेंगे। अब रोम जो है डिवाइड है ना। उसके बाद हम देखते हैं ये जो 395 से हम देखते हैं 476 में एंड ऑफ रोमन वेस्टर्न रोमन एम्पायर। अब जो ये वेस्टर्न रोमन साइड था यहां पर भी एम्पेरर्स आए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 476 में ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ये रोम का जो पीरियड था इसका डिक्लाइन हो जाता, ये खत्म हो जाता है यहां पर। अब यहां क्या होता है ऐसा? अब ये जो रोम जो है, जो इटली आजकल का है, जब वहां पर वेस्टर्न रोमन एम्पायर उसका जो खात्मा हो जाता है, उसके बाद वहां पर केओस एंड कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्ट हिस्टोरियंस, जो ये रिनेसेंस के उनका जो बेंट था रिनेसेंस की तरफ या ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी की तरफ, दे कॉल्ड दैट पीरियड आफ्टर 476 दे कॉल्ड दैट पीरियड एज द डार्क एजेस। नाउ डार्क एजेस started in the Romans or in the Roman cities. नाउ ये इनका कॉन्सेप्ट है। नाउ इसके बाद अगर उसकी थोड़ी और हिस्ट्री हम देखना चाहें तो यहाँ ये कहते हैं 476। अब वो जो वहां पर ईस्टर्न रोमन एम्पायर, इसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, वो 1453 तक रहती है। 1453 में फिर उनकी जो है बैटल मुसलमान जो है ऑटोमन एम्पायर जो उस वक्त थे उनके साथ होती है, एंड फाइनली जो है बाइजेंटाइन एम्पायर जो है उनका जो है हम देखते हैं वो उसका डिक्लाइन हो जाता है, उसका फॉल हो जाता है। तो इस तरह से रोमन सिविलाइजेशन का खात्मा हो जाता है। नाउ दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर, बिकॉज आई अगेन discussed it because it has a relation. Now we'll be discussing our today's topic, that is the revival of Italian cities. अब हम देखेंगे किस तरह से इसकी रिलेशन इनके साथ है और क्या हम रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज में देखेंगे। नाउ इटली जो है ये आपको याद रहना चाहिए, उस वक्त तो रोम बड़ा था, बट टुडे इटली जो है वो आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली जो बनी है 1861 में, फिर सारे रीजन्स आसपास के थे, फिर एक कंट्री बनी है और उसमें जो कैपिटल है दैट्स रोम। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिवाइवल of Italian cities. Now history of Italy after the fall of Roman Empire. Now क्या हुआ है रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, क्या हुआ है इटली में? इटली में कौन सी चेंजेस आ गई है जब हम रोमन एम्पायर जो था इंपीरियल एक ऑर्गेनाइजेशन, इंपीरियल एम्पायर थी आपके ऊपर, उसके डिक्लाइन के बाद ऐसा क्या होता है सोसाइटी में? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वर द different aspects happening in the Western Roman Empire. Now many political and cultural centers fell into ruin. अब इसमें रोमन एम्पायर का अपना एक पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर था, उनका हम देखते हैं एक गवर्नमेंट सिस्टम था और अलग से जो है हर एक जगह उन्होंने अपने जो जनरल्स होते थे या जो गवर्न करने के लिए अपर क्लास के लोग जो होते थे उनको अपना एक सिस्टम था, गवर्निंग सिस्टम था उनका, वो खत्म हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहां पर देखते हैं, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट। नाउ
अब गवर्नमेंट का भी कोई यहाँ पर कोई यूनिफिकेशन नहीं है। अब जो है गवर्नमेंट के बजाय हम देखते हैं कुछ ट्राइब्स आ गए हैं रोम में जो उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए बैठे हैं, एंड उसकी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं रोम जो है हम देखते हैं जो once upon a time was a great civilization, was a great city known for its trade and other things and palaces architecture, now fell into ruins. Now the third important point, that Pope lost its political control. अब पोप की वजह से कभी होता था कि पोप का चलो कंट्रोल है, चर्च का कंट्रोल है, उस वजह से कुछ रिफॉर्म्स होते, लेकिन यहां पर उनका भी उतना कंट्रोल नहीं रहा, पॉलिटिकल कंट्रोल पोप का भी खत्म हो गया यहां पर। Now, what we are studying basically is after the fall of Western Roman Empire, वहां पर रोम में, इटली में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कौन कौन से उसके आफ्टरमाथ या इफेक्ट्स हुए fall of Roman Empire के। Now these were the three. Now the fourth is rule of Germanic tribes. Now this is important, rule of Germanic tribes. अब ये वहां पर रूल करने लगे, ये भी ट्राइब्स थे, इनका हमेशा देखते हैं कन्फ्रंटेशन रहती थी। जो मैंने कहा था कि आपको जर्मनी के साइड से वहां पर ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे, इनमें बहुत विसिगॉथ्स हैं, लुम्बार्ड्स हैं जो वहां पर रूल कर रहे थे, इन्होंने अटैक किया रोम पर। तो ये यहां पर हम देखते इन्होंने जब रूल स्टार्ट किया, उनके रूल में एक यहाँ पर एक ट्राइब है जिनका नाम है विद इन दिस जर्मैनिक ट्राइब और विसिगॉथ्स। विसिगॉथ्स ने रोम पर अटैक किया बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम रोमन एम्पायर, जो इंपीरियल रोमन एम्पायर थी, उन्होंने उन पर अटैक्स किए थे उनको सबड्यू करने के लिए। उनके जो रेबिलियंस होते थे छोटे छोटे, उनको सबड्यू करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कोशिशें की थी। अब उसी का रिवेंज लेने के लिए ये लेटर पीरियड में जब रोमन एम्पायर का फॉल होता है, ये उस पर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद वहां पर रोम को सैक करते हैं। नाउ यहां हम देखते हैं रोम जो वंस अपॉन अ टाइम वाज अ ग्रेट एम्पायर या ग्रेट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड लाइक एम्फीथिएटर्स, ग्रेट बाथ्स और पैलेसेस और ग्रेट आर्किटेक्चर, वो सब जो हम देखते हैं क्लोसियम्स वगैरह, वो सब यहां पर रूइंस में चले जाते हैं और बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है उसको वहां पर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो किन के द्वारा? ये हम देखते हैं विसिगॉथ्स जो जर्मैनिक ट्राइब्स में थे, इनका रूल स्टार्ट होता है। तो इसी को जो ह्यूमनिस्टिक फिलोसोफर्स या इस टाइम के हिस्टोरियन मेजरली ह्यूमनिस्टिक बेंट रखने वाले, दे कॉल्ड दिस पीरियड एज द डार्क एजेस। ये इसको कहते हैं कि ये डार्क एजेस हैं। इसमें ऐसे रूलर बारबेरियन जो आए थे या बारबेरिक रूलर जो आए थे, उन्होंने यहां पर रूल स्टार्ट किया और जो एक फ्लोरिशिंग सिटी थी उसको सैक किया और उसको फिर से हम देखते हैं इंसेप्शन में प्रिमिटिव टाइम्स में, हम एंशिएंट टाइम्स में फिर से उसको धकेल दिया, या बैकवर्ड हम कह सकते हैं, उसको फिर से बैकवर्ड बना दिया। नाउ व्हाट दिस इज बेसिकली द रूल ऑफ जर्मैनिक ट्राइब्स। One more thing which was the aftermath या effect of the other four causes, वो ये था कि जब ये सब चीजें हैं, जब आपकी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कमजोर है, कल्चरल स्ट्रक्चर कमजोर है, पोप का कंट्रोल नहीं है, इसके साथ साथ आप एक ट्राइब जो है जिनका अपना कोई ऐसा यूनिफाइड सिस्टम नहीं है, वो आप पर रूल कर रहा है और उनमें एक एनिमिटी है टुवर्ड्स द पीपल लिविंग इन रोम एंड द स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड इन रोम, तो वो वहां पर हम देखते हैं उसका एक इफेक्ट जो फाइनल हम देखते हैं, दैट वाज द डिक्लाइन इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो एक इफेक्टिव मेजर था रोम के उभरने में, वो हम देखते हैं जब डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, उसकी वजह से रोम जो है वो फिर से डिक्लाइन में चला जाता है। नाउ दीज वेर सम ऑफ द मेन रीजंस फॉर व्हाट वी विटनेस आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। Now, अगर हम reasons for the revival of Italian cities, now this is something which we are going to discuss, that revival of Italian cities जो है वो क्यों हुआ, किस तरह से, what were the reasons behind it। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में ही रखना है ये चीज जो हमने डिस्कस की कि रोमन एम्पायर में हम देखते हैं इटली का डिक्लाइन क्यों हुआ, वहां पर किस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब उसी को हम देखते हैं यहां पर किस तरह से अब यही इटालियन सिटीज जो है, अब यही जो रोम है वहां पर किस तरह से रिवाइवल स्टार्ट होता है। Now we'll be looking at the reasons responsible for the revival of Italian cities. Now first of all इस चीज को क्लियर करो, इटली जो है, इटली इज ए कंट्री टुडे और उसी की कैपिटल हम देखते हैं रोम है आज। पहले क्या था? पहले रोम वाज काइंड ऑफ ऐसा टाउन था, ऐसी जगह थी जो ज्यादा मानी जाती थी और उसी के बेस पर हम देखते हैं रोमन एम्पायर बनी। आज जो है रोम एक बहुत अच्छी प्लेस आज भी हिस्टोरिकली मानी जाती है, जहां पर ये स्ट्रक्चर्स वगैरह हम देखते हैं, रोमन टाइम्स के आज भी बचे हैं। ये हम आज के इटली की कैपिटल है रोम।
नाउ अब हम रोम को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग द इटली नाउ। अब हम इसको इटली के नाम से जानेंगे। नाउ इटली जो है जनरली इस सब रीजन को आप कहेंगे। अब इटली में डिफरेंट टाउन्स हैं अपार्ट फ्रॉम रोम। अब डिफरेंट इटली की अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहां पर डेवलप हो रही हैं, उनको हम देखेंगे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी बी लुकिंग फॉर द रीजंस फॉर द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। फर्स्ट रीजन, ऑल हिस्टोरिकल रिलिक्स एंड द रिमेन्स वेर टू बी found in Italy. Scholars, artists developed into Italy. Now first of all, first reason we can say कि जो हम देखते हैं 14th सेंचुरी की मैं अगर बात करूं, 14th सेंचुरी में बहुत सारी चेंजेस आई थी सोसाइटी में। 14th सेंचुरी में जो हम देखते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की बात करें या फिलोसफीज की बात करें या ह्यूमन माइंड के एवोल्यूशन की बात करें, लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी यहाँ पर ना। उन चीज़ों को हम देखते हैं, अगर उन चीज़ों को हम देखते हैं, उनकी वजह से उनमें एक टेस्ट बढ़ा है, चाहे वो आर्किटेक्चर की तरफ हो, चाहे वो स्कल्पचर की तरफ हो, पेंटिंग की तरफ है, नए लिटरेचर की तरफ हो, साइंसेस की तरफ हो, इन सब चीज़ों में उनका टेस्ट बढ़ा है। नाउ उनको ये अपनी बुक्स में या वो जो लिटरेचर वहां पर अवेलेबल था उससे उनको ये सेंस था कि वंस देयर वाज अ रोमन एम्पायर, ग्रेट रोमन एम्पायर, और उसको बड़ा चढ़ा के पेश भी करते थे। नाउ उस रोमन एम्पायर को याद ताज़ा करने के लिए, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको, अगर हम यहाँ कभी कभी हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर जब हम दिल्ली में जाते हैं, आगरा में जाते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं जहाँ पर मुगल्स ने अपना आर्किटेक्चर छोड़ा है। रेड फोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही कुतुब मीनार है जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने बनाया, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, ये सारे जो अब देख रहे हो, इससे हमारी हम में क्या बेसिकली हम इनको देखकर क्या एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात जो ये है कि ये जो है यहाँ पर मुस्लिम्स थे, एक टाइम पे मुस्लिम्स यहाँ रूल कर रहे थे और ये ग्रैंड आर्किटेक्चर उन्हीं का था। इन ए सेंस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डीपली हम देखते हैं, इन ए सेंस जो रिलीजन को ज्यादा क्लोजली या उस तरह से देखते हैं कि रिलीजन डिफाइन करता है स्टेट की पॉलिसी को, वो इसको समझेंगे कि वंस अपॉन ए टाइम मुस्लिम्स वर रूलिंग इंडिया, और वी कैन से ये जो है हमारा जो एंशिएंट था वो बहुत ही ताबनाक था, हमारा जो पास था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आज के मुसलमानों की बात करें हिंदुस्तान में, वो हम देख रहे हैं कि उनकी सोसाइटी में उतनी वैल्यू नहीं है, जिस तरह से हम देखते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, वो हम देखते हैं बहुत ही गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। नाउ वो जब हम देखते हैं इस ग्रैंड, तो उनमें जो जज्बा पैदा होता है और उनमें जो आस पैदा होती है कि व्हाट वी वेयर एंड वेयर आर वी टुडे, है ना। तो ये इन्हीं में हुआ था। इन्होंने जब ये जो वहां पर लोग थे, अब नई थोड़ी मॉडर्न थिंकिंग के साथ अब देख रहे हैं कि ये जो वहां पर रुइंस में देख रहे हैं, क्लोसियम्स या ग्रेट बाथ्स या उसी तरह से दूसरे जो वहां पर उनके आर्किटेक्चर्स थे, ये उनको देख रहे हैं कि उनमें जो एक तड़प पैदा हो रही है कि हम फिर से रिवाइव करें इस चीज को, हम फिर से ठीक करें अपनी ये जो रोम का रीजन है, इटली का रीजन है, जहां पर ये चीजें देख रहे हैं। अब वो रिमेन्स में कह रहा हूं, रिमेन्स में मतलब उनके जो कंस्ट्रक्शन थे, पैलेसेस थे, उनको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर एक टाइम पे अब इसको मोटिवेशन मिल रही है उनको। अब जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट्स थे, जो डिफरेंट जगहों पर रहने वाले थे, वो अब इधर आना स्टार्ट हो गए और ये इनके लिए एज मोटिवेशन काम कर रहा है, ताकि ये फिर से वही रोमन ग्लोरी को, उसी जो एंशिएंट में इनकी ग्लोरी थी, उसको रिवाइव करने के लिए। तो फर्स्ट रीजन जो था हिस्टोरिकल रिमेन्स एंड रिलिक्स जो थे, वो सारे कहाँ थे? इटली में थे। इस वजह से लोग जो है स्कॉलर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, ज्यादा इटली में आना स्टार्ट हो गए। अब स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट का यहाँ आना ही एक रीजन है रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज का। नाउ दिस इज बेसिकली द फर्स्ट रीजन फॉर द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। नाउ लुकिंग फॉर द सेकंड रीजन व्हिच इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, द fall of the Constantinople. Now this is the fall of Byzantine Empire. 1453 में जब बाइजेंटाइन एम्पायर का फॉल होता है, वहां पर हम देखते हैं अब जो वहां की पॉपुलेशन थी, दैट वाज दे वर प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियंस। अब वो जो क्रिश्चियंस थे, अब मुसलमानों ने उस पर कब्जा किया, तो वहां पर जो स्कॉलर्स थे, वहां पर जो मेन आर्टिस्ट थे या जो दूसरे इंपॉर्टेंट जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, उनको लगा कि दैट वी आर नॉट समवट सेफ इन दिस रीजन, नाउ वी शुड माइग्रेट टू आवर एंसेस्ट्रल लैंड, वी शुड माइग्रेट टू द लैंड वेयर वी हैव कम फ्रॉम once। तो ये हम देख रहे हैं ड्यू टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 large number of Greek scholars and thinkers migrated to Italy, bringing with them the original manuscripts and artwork। तो ये जो है हम देखते हैं यहाँ पर जो स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट्स थे या दूसरे जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो अब माइग्रेट कर रहे हैं फिर से इटली की तरफ।
और कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों के ऑटोमन्स के पास है, तो उन्होंने वहां से माइग्रेट करके यहाँ अब वो आ रहे हैं, लेकिन अपने साथ जो उनके पास वहां पर वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन थी, और ये जो उनके पास हम कह सकते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, हैंड रिटन बुक्स जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर लिखी गई थी, वो उन्होंने अपने साथ लाई। दे ब्रिंग ऑल दैट मटीरियल विद देम टू इटली, है ना, और उसके साथ आर्टिस्ट्स जो थे वो भी इनके साथ आए। तो दिस इज द सेकंड रीजन, जो हम फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर देखते हैं, जो वहां की पॉपुलेशन है वो फिर इटली में फिर से रहने आए, और जो स्कॉलर्स और मेन जो उस वक्त थिंकर्स थे, जिनको हम थिंक टैंक भी कह सकते हैं, वो अब कहां आ रहे हैं, वो अब इटली में आ रहे हैं। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। नाउ लुकिंग फॉर द थर्ड रीजन, the wealth earned by the Italian merchants in their trade with East because of the prime location of the Italian coasts. Trade with China via Silk Route also flourished. Now third important reason, वो ये है कि आप इटली को हम देखते हैं ये फिर से रिवाइव कर रहा है। 14वीं सेंचुरी के बाद हम देखते हैं रिवाइवल ऑफ ट्रेड हो रहा है। अब ट्रेड में हम देखते हैं जो वेल्थ जो है वो अब ज्यादा इटालियन मर्चेंट्स जो है वो वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं, अब ट्रेड जो है ईस्ट के साथ वो कर रहे हैं। अब देखो इटली की जो लोकेशन है दैट्स क्वाइट सूटेबल फॉर ट्रेड, क्योंकि अगर आप इटली को मैप पर देखोगे, आपकी बुक पर भी आप वहां से देख सकते हो, अगर आप मिडिल ईस्ट से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हो और उसको यूरोप पहुंचना है, तो यूरोप तक पहुंचने में बीच में एक इंपॉर्टेंट कोस्ट आएगा, प्राइम लोकेशन पर जो एक प्लेस वाकया है वो इटली है। तो इटली जो है वो एक प्राइम लोकेशन पर था। जैसे इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आज भी हम दे सकते हैं, रिसेंटली यू लर्नड अबाउट द स्विस कैनाल, जैसे वहां पर जो एवरग्रीन का वो बहुत बड़ा हम देखते हैं शिप जो था वो स्टक हो गया था बीच में, और आज भी उसका डिस्प्यूट चल रहा है। उसकी वजह से हम देखते हैं बिलियंस का नुकसान हुआ है। स्विस कैनाल की जो अथॉरिटीज है वो आज जो है, आज उस पर किन की अथॉरिटी है, आज इजिप्शियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी, उन्होंने उसको नेशनलाइज किया है। अब इजिप्ट का क्या मानना है, उन्होंने उसको नेशनलाइज करने के बाद उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो उनको आ रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्विस कैनाल दैट इजिप्ट इज गेनिंग मच मनी फ्रॉम दिस। अगर हम देखें, अगर यही कैनाल पाकिस्तान के पास होती, इंडिया के पास या दूसरे किसी रीजन के पास, तो वो भी इसी तरह कमाते। तो इट इज बिकॉज या बाय नेचर हम कह सकते हैं बाय लक इजिप्ट के पास है, वो इससे पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह से उस वक्त जो कोस्ट था, जो एक ट्रेड रूट था, वो इटली की तरफ से गुजर रहा था, और वहां पर प्राइम लोकेशन थी इटालियन कोस्ट की। तो वहां से बाय रोड भी जाता था बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, बाकी जो माल वगैरह होता था, ट्रेड का सामान होता था, और वहां से उस कोस्ट से दूसरे कोस्ट पर भी फिर इटालियन मर्चेंट्स ले जाते थे। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी। जब आपके पास पैसा ज्यादा आता है, जब आप ऐसी लोकेशन पर हो जहां पर ट्रेड जो है फ्लोरिश हो रहा है, तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा रीजन। और ओवरसीज भी अगर हम देखें, सॉरी लैंड के जरिए भी अगर हम देखते हैं, बाय रूट जो है, लैंड रूट अगर हम बात करें तो ये जो मंगोल थे, उन्होंने हम देखते हैं टेरिटोरियली किनको लिंक किया, ईस्ट और वेस्ट को टेरिटोरियल लिंक किया, जो सिल्क रूट था उसको डेवलप करने के बाद। तो सिल्क रूट को भी इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया है चाइना के साथ ट्रेड करने में, और ट्रेड बिटवीन चाइना एंड यूरोप स्टार्टेड इन दिस वेरी रीजन ऑल्सो, इन दिस वेरी पीरियड ऑल्सो, एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। नाउ बेसिकली दीज वर द थ्री मेन रीजंस फॉर द राइज ऑफ इटालियन नाउ अब इसके बाद क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इटालियन सिटीज जो है ये अब डेवलप हो रही है, यहां पर ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और जो लोग असल में जो है हम देखते हैं ये कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट नहीं है, ये कोई आर्किटेक्चरल उतनी डेवलपमेंट नहीं है, बट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल। नाउ पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑन द रैशनल बेसिस, ऑन रीजन एंड लॉजिक। People start thinking on the basis of what is right for them and what is wrong for them. Now they are deciding. Now they are the deciding measure. उनका दिमाग जिस चीज को, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, वो जिस चीज को ठीक कहेंगे वो ठीक है। इंसान के लिए जो ठीक है वो खुद डिसाइड करेंगे, नॉट डिसाइडेड बाय द चर्च। नाउ द माइंड विच वाज अर्लियर कंट्रोल बाय द चर्च और द क्लर्जी और द रिलीजियस, जो भी वहां पर प्रीस्ट वगैरह थे, उसके बजाय अब लोग जो है खुद सोच रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस कर रहे हैं, नए साइंसेस पढ़ रहे हैं, या जो दूसरी लाइफ की दूसरी एस्पेक्ट्स होते हैं वो अब उसमें एंजॉय कर रहे हैं। नाउ दीज वर द थ्री मेन रीजंस फॉर द रिवाइवल। नाउ आफ्टर दैट वी सी इटली में भी हम देखते हैं ये जो थे कोई यूनिफाइड अभी गवर्नमेंट नहीं थी। अब जो भी टाउन्स थे वो
इंडिपेंडेंटली रिवाइव कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली वो जो है उनका हम देख रहे हैं फ्लोरिश हो रहे थे। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन जहां पर अर्ली फॉर्मेशन ऑफ रिनेसेंस, ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी और द चेंज और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इटली जो स्टार्ट होती है, वो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। नाउ द राइज ऑफ सिटी स्टेट्स। नाउ व्हाट इज द राइज ऑफ, ये जो सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था ये इटली में स्टार्ट होता है। अब सिटी स्टेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? अब सिटी स्टेट्स में जैसे अगर हम इटली की बात करें, वहां पर हम कुछ सिटीज की बात करेंगे। नाउ इन इटली वी सी, वहाँ पर अगर वेनिस की बात करें, वहाँ पर अगर हम वेनिस के साथ जेन्युआ की बात करें, फ्लोरेंस की बात करें, और इसी के साथ जो दूसरी रोम की बात करें, ये जो सिटीज डिफरेंट है ये अब इंडिपेंडेंटली फ्लोरिश हो रही है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी स्टेट इज बेसिकली ये वो स्टेट है जहां पर हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग कंट्री। सिटी स्टेट इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग कंट्री। एक तो ये इंडिपेंडेंट होती है और खुद ही जो है रूल करने वाली स्टेट होती है। अब इसमें से कुछ रिपब्लिक्स भी थी जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे लोगों के, कहीं कहीं जगह हम देखते हैं प्रिंसेस भी होते थे इन पे रूल करने वाले। नाउ सिटी स्टेट्स का यहाँ पर इमर्जेंस हो रहा है। अब सिटी स्टेट्स में इंपॉर्टेंट जो है हम देखते हैं यहाँ पर फ्लोरेंस है, वेनिस है, जेन्युआ है। ये वो सिटीज थी जो बहुत वाइब्रेंट थी, ये वो सिटीज थी जहां पर ये जो डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं ये अब बहुत ज्यादा यहाँ पर मोमेंटम गेन कर रही है। तो यहाँ सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फ्लोरिश इंडिपेंडेंटली। अब जो छोटी छोटी स्टेट्स है उनका इमर्जेंस हो रहा है और वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही है। नाउ एट द लास्ट वी सी द क्लर्जी वाज नॉट politically dominant nor were the feudal lords। एक और इनको फायदा यहाँ पर ये था, यहाँ पर क्लर्जी जो थी, जो पोप का कंट्रोल था, जो इससे पहले भी नहीं था, अब भी पोप का कंट्रोल इन पर ज्यादा नहीं था। एज वी सी इन द यूरोप और द अदर इंग्लैंड एंड फ्रांस की अगर हम बात करें, वहां पर पोप का बहुत ज्यादा कंट्रोल था। पोप का इतना कंट्रोल होता था कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस आए थे या साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स हुई थी वो अब हिचकिचा रहे थे उन डेवलपमेंट्स को, उन जो वो चेंजेस वो ऑब्जर्व कर रहे थे उनको सामने लाना। बिकॉज वो क्लर्जी का जो अर्थ सेंट्रिक बिलीफ था कि अर्थ रिवॉल्व, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, उसको वो चेंज अब वो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस है वो कह रहे थे नहीं, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इंक्लूडिंग अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। तो ये जो था ना, ये टकराव था। एक साइड से पोप की या चर्च की अपनी डोमिनेंस अथॉरिटी थी, दूसरे साइड से दूसरे जो साइंटिफिक बेंट रखने वाले लोग थे उनकी आपस में टकराव था। लेकिन यहाँ इटली में इसके रिवाइवल में एक और यहाँ पर हेल्प ये थी कि यहाँ पर क्लर्जी पॉलिटिकली डोमिनेंट नहीं थी और यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम भी नहीं था। फ्यूडल सिस्टम जो है उसका भी डिक्लाइन पहले से ही हो गया था। फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पर जो है उनका जो कंट्रोल होता था पीजेंट्स पे, सर्व्स पे, वो भी यहाँ पर उस टाइप की यहाँ पर सोसाइटी नहीं थी। यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी थी जहाँ पर रिच मर्चेंट्स जो होते थे, यहाँ पर जो बैंकर्स होते थे या बड़े बड़े लॉयर्स या डिफरेंट जो दूसरे क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, दे हेल्प इन और असिस्ट इन गवर्निंग द स्टेट। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं मॉडर्न काइंड ऑफ स्टेट का यहाँ पर इमर्जेंस हो रहा है और इसमें हम देखते हैं रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द स्टेट। तो ये यहाँ पर आप सिटी को गवर्न खुद कर रहे हैं और खुद से सिटीज में हम देखते हैं डेवलपमेंट्स हो रहे। तो यहाँ पर रूल जो है, एक तो प्रिंसेस भी होते थे और उनके साथ साथ हेल्प करने वाले रिच मर्चेंट्स थे या बैंकर्स थे, पैसे देते थे किंग को या प्रिंसेस को, और उस तरह से अपनी जो है ये जो फ्लोरेंस है, वेनिस है, जेन्युआ है, इनमें अब डेवलपमेंट्स हो रही है। नाउ दीज वेर सम ऑफ द रीजंस फॉर द रिवाइवल ऑफ इटालियन स्टेट। वन मोर डेवलपमेंट विच हैपेंड इन दिस पीरियड इज द वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब जो सिटीजनशिप का आज का कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ ही स्टार्ट होता है। सिटीजनशिप में हम कहते हैं आप कहाँ से, असल में आप किस कंट्री से हो। तो यूजुअली सिटीजनशिप में हमें अपनी सिटीजनशिप बतानी होती है, हम इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, किस कंट्री से हैं। तो यहाँ से ही वो कौन से, इससे पहले ऐसा नहीं था कि इतना जो डीप लव फॉर द कंट्री एंड वो जो खुद को असाइन करना किसी कंट्री के साथ, तो उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई थी इससे पहले। बट इन दिस वेरी फेज इटली से ही सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया और लोग जो है खुद को असाइन करने लगे अपनी कंट्री के साथ, दैट आई बिलोंग टू इटली, आई बिलोंग टू दिस रीजन और दैट रीजन। नाउ दिस वाज बेसिकली अबाउट द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। इंशाल्लाह नाउ विल बी डिस्कसिंग इन आवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स the humanism and the universities and the impact of humanistic philosophy on the minds of people in the region of Italy। वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव
Any question, any query regarding this lecture, you can ask in the comment section. Till then, stay safe and take care of yourself.